स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था फेराडेज लॉ, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक टाइप था। तो कंडक्टेंस को स्टार्ट करने से पहले हमने स्टार्टिंग के अंदर जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो हमने ये बोला था कि ये दो तरह के चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर। एक तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा था कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस किसकी वजह से आता है? कंडक्टेंस अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो कंडक्टेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आपको बोला था कि इलेक्ट्रोलाइट जो एक ऐसा कंटेनर बनाया था और उस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड भरा था वो लिक्विड हमने बोला था कि इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, दो तरह का होता है। कैसा? एक तो होता है एक्वस, जिसके अंदर कोई भी एक साल्ट है और उस साल्ट के अंदर हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, तो एक्वस फॉर्म में आ गया। दूसरा था मोल्टन। कौन सा फॉर्म था? मोल्टन। मोल्टन का मतलब हमने ये बोला था कि उसका पानी, बिना पानी मिक्स के उसको हीट देके, उसको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर देकर उसको पिघालना, उसको मेल्ट करना ही क्या है? मोल्टन। तो इलेक्ट्रोलाइट का दो तरह का डिस्कशन हुआ था कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, एक एक्वस फॉर्म में होता है और एक मोल्टन फेज में होता है। इलेक्ट्रोलाइट ए सब्सटेंस इन एक्वस, कौन सा फॉर्म? एक एक्वस, और एक कौन सा फॉर्म आएगा? मोल्टन फॉर्म आएगा। डिसोशिएट होगा और क्या बनाएगा? आयंस बनाएगा। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कहने का मतलब है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा जब तक उसके अंदर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये आयंस बोलो या फिर हम जब, अब ये कंडक्टेंस जो है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है मेटेलिक कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस, और सेकंड होता है कंडक्टेंस, और सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्लियर है? दो तरह का कंडक्टेंस पॉसिबल है, मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। आपने क्लास 11th के अंदर फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा मेटेलिक कंडक्टेंस, मतलब मेटल की वजह से क्या आ रहा है? उसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेन रोल कौन है? इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से यदि कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, और यदि मेटल की वजह से हो रहा है तो मेटेलिक कंडक्टेंस। सारी कहानी यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की है, ठीक है। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसके अंदर आयंस प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? आयंस। यही तो बोला कि डिसोशिएट इनटू आयंस, जैसे Zn+2 था, आपको बताया था ना। कहने का मतलब है कि इसके अंदर आयंस का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक कंडक्टेंस जो होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर आयंस की वजह से कंडक्टेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, देखो मेटेलिक कंडक्टेंस जो है वो मेटल्स की वजह से है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो सॉल्यूशन की वजह से। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये देखा है कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर मतलब साल्ट वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मेटेलिक कंडक्टेंस किसकी वजह से हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है? आयंस की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रोड्यूस करता है? आयंस प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है। सेकंड देखिए, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। हमने जब गैल्वेनिक सेल किया था, जिसके अंदर पर्टिकुलर डेनियल सेल किया था, तो हमने बोला था इलेक्ट्रोड पे कितना डिपोजिशन होगा, ठीक है। कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रोलाइट है जो उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है, दूसरे का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन वगैरह, कहने का मतलब केमिकल चेंजेस इसमें नहीं आता है। नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस यूजिंग ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। इसका मतलब करंट का जब भी फ्लो कर रहे हैं किसके अंदर? मेटल्स के अंदर, तो कोई भी तरह का, किसी भी तरह का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है? केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग करंट। जब करंट को पास करते हैं तो उसके अंदर केमिकल डिकम्पोजिशन
होता है, कहने का मतलब केमिकली चेंज होता है, इसके अंदर केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है वही तो बोलते हैं ना कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब कुछ तो चेंज हो रहा है ना, केमिकली कुछ तो चेंजेस आ रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर केमिकली चेंजेस आएगा। ठीक है। थर्ड डिफरेंस देखिए, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू दी वाइब्रेटिंग कर्नल्स। और मेटल्स के अंदर क्या होता है, कर्नल्स होते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कोलाइड करते हैं विथ एटम गिव्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, रोकना। ठीक है। इसका मतलब आप जैसे एक प्लेन सड़क है और उस पर आप क्या कर रहे हो, आराम से एक ही स्पीड से दौड़ रहे हो। ठीक है। कहने का मतलब आपके पास कोई भी गाड़ी है, बाइक है, जो भी है आपके पास व्हीकल्स, आप जितनी चाहे खुली सड़क पे आप कितनी भी चाहे स्पीड से चला सकते हो, लेकिन यदि आप मान लीजिए ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक जाम के टाइम क्या आप स्पीड से गाड़ी दौड़ा सकते हो क्या? ठीक है, नहीं दौड़ा सकते, वो स्पीड हम मेंटेन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि उस स्पीड को कौन रोक रहा है, उस स्पीड को जो मेटल्स के अंदर कौन रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, और रिपेल करने की वजह से क्या करता है, इसमें एक कर्नल्स आ जाते हैं, एक वाइब्रेटिंग कर्नल्स की वजह से क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस पैदा होता है। और वो रेजिस्टेंस किसकी वजह से, क्राउड की वजह से तो हो रहा है। जितनी ज्यादा भीड़ है तो वहां आप स्पीड से नहीं चला पा रहे हो, दैट मीन्स वो प्रतिरोध आ रहा है, वो बाधा आ रही है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसका मतलब यहां बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो क्या होगा, उतना कम होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना कम होगा, इसका मतलब तार क्या होगा, गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्या लिखा, रेजिस्टेंस इंक्रीज, प्रतिरोध रुकेगा ऑन इंक्रीज टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस किसकी वजह से आ रहा है, वाइब्रेटिंग कर्नल्स की वजह से आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइब्रेटिंग कर्नल्स। कई बार क्वेश्चन आता है कि मेटेलिक कंडक्टेंस के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से डेवलप होता है या प्रोड्यूस होता है, तो वाइब्रेटिंग कर्नल्स की वजह से। वाइब्रेटिंग कर्नल्स किसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल क्लाउड कोलाइड विथ एटम्स, एटम्स के बीच साथ वो क्या करता है, कोलाइड करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेगा। ठीक है। गिव्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इंक्रीज ऑन टेम्परेचर इंक्रीज। अब आप खुली सड़क पे जब दौड़ा रहे थे गाड़ी तो मजा आ रहा था, साथ में गाने भी गा रहे थे। अब भीड़ के अंदर आपका ऐसा एकदम टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, आपका दिमाग एकदम खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ टेम्परेचर मेटालिक कंडक्टेंस के अंदर बढ़ता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज, ये जो मैंने साइन कर रखा है ना, पूरा इंक्रीज नहीं लिखा है, दैट मीन्स मेरे को भी लिखने में थोड़ा जोर आता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कहने का मतलब रुकावटें बढ़ रही है, तो आपको क्या हो रहा है, आपका दिमाग भी खराब हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ क्या लिखा, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंट्रैक्शन। अब यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, देखो जिंदगी में सब जगह बाधा है, किसी के पास छोटे लेवल की प्रॉब्लम है, किसी के पास बड़े लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन टाइप्स अलग है प्रॉब्लम्स के। उसी तरह से रेजिस्टेंस इसमें भी है, दुख तो इसमें भी है, लेकिन ये दुख किसकी वजह से, क्योंकि हमने बोला कि भाई जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो कहने का मतलब है सोल्यूट सोल्यूट, भाई भाई भी लड़ सकते हैं, बहन बहन भी लड़ सकती है। ठीक है, सोल्यूट सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट भी हो सकता है, सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में भी जो इंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट कि रेजिस्टेंस घटेगा, यहाँ देखो बिल्कुल अपोजिट है, रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये रेजिस्टेंस के इनवर्सली काम करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस घटने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ रेजिस्टेंस घटेगा। और जितना रेजिस्टेंस, इसको समझिएगा, यदि रेजिस्टेंस मान लीजिए, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा ना, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या वो दौड़ पाएंगे क्या, आप खुली सड़क पर फुल स्पीड से गाड़ी चला पाओगे क्या, नहीं चला पाओगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या है, चाहे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो चाहे आयंस का फ्लो है, वही तो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या वहां कंडक्टेंस होगा क्या, जब आप अच्छे से स्पीड से नहीं चला पा रहे हो, इसका मतलब रुकावटें आ रही, रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस आने की वजह से क्या वो करंट का फ्लो उतनी स्पीड से करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब सो कंडक्टेंस डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या लिखा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज बिकॉज मोर कर्नल्स, सो कंडक्टेंस डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है,
और यहाँ पे क्या लिखा, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बोला विथ इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज और कंडक्टेंस इंक्रीज। बस कंडक्टेंस यही कहता है कि मुझे दौड़ने दो खुली सड़क पे, कहने का मतलब है मुझे रोको मत, रोकोगे नहीं, दैट मीन्स रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट का फ्लो बहुत इजीली होगा। अब देखो मेटेलिक कंडक्टेंस में कोई भी मेटल आ सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, ये मेटेलिक कंडक्टेंस के टाइप से। इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर सॉल्ट इन वाटर, जो भी हम सॉल्ट यूज किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, जैसे जिंक सल्फेट बोला था, कॉपर सल्फेट बोला था, कुछ भी कोई भी अपन सॉल्ट ले सकते हैं, उसका एक्वस फॉर्म बना सकते हैं, उसके अंदर पानी डाल सकते हैं, मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये डिफरेंस आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिएगा। मेटेलिक कंडक्टेंस में फ्लो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर फ्लो किसकी वजह से, आयंस की वजह से। इसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर केमिकल चेंजेस आएगा, और किसकी वजह से आएगा, ये रेजिस्टेंस की वजह से। यहाँ पे क्या होगा, जो वाइब्रेटिंग कर्नल्स है, जो मेटेलिक कंडक्टेंस के अंदर क्या होंगे, कर्नल्स होंगे, कहने का मतलब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड करेंगे, कोलॉइड करेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, तो फिर क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कहने का मतलब है कंडक्टेंस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस साइन को आप ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे है ना वो डिक्रीज का है, जो ऊपर है वो इंक्रीज का है, क्लियर है। और यहाँ पे कोई मेटेलिक कंडक्टेंस में मेटल होगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर कोई भी साल्ट को आप एक्वस फॉर्म में ला सकते हो, मोल्टन स्टेट में ला सकते हो, और इसके अंदर कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर जो रेजिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिएगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस किस की वजह से होता है, क्या क्या इसके अंदर मेन फैक्टर्स है, उसको अपने को समझना है। तो सबसे पहली चीज हमने किसकी बात की थी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस। क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या बोले, बाधा, रुकावट, क्या बोल सकते हैं, रुकावट, प्रतिरोध, ठीक है। बहुत इसकी यूनिट्स बहुत पूछते हैं, जो भी मैं 3-4 फैक्टर करवा रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से यूनिट पूछ लेते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो यहाँ देखो ध्यान रखिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको टाइम देना पड़ता है, एक बार में समझ में नहीं आता, उस वीडियो को या उस बुक को आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ता है। और देखो इलेक्ट्रोकेमिकल वाला जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला ये जो चैप्टर है ना वो बुक से थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि उसके लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है। यहाँ मैं जो समझा रही हूँ दिमाग के अंदर ये बैठ के चलोगे ना कि चाहे कैसे भी पढ़ाए तो भी हम समझेंगे, कहने का मतलब पॉजिटिव रखोगे ना तो सब चीजें समझ में आएगी। थोड़ा सा इसका लेवल हार्ड है, मैं मानती हूँ। हार्ड का मतलब हार्ड कोई चीज होती नहीं, लेकिन वो ये कहता है, वो टॉपिक ये बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मेरे पे थोड़ा टाइम लगाइए, तभी मैं आपको समझ में आएगा, क्लियर है। तभी आप मुझे समझोगे, मैं आपको समझूंगा, ठीक है। ये बड़ा हाईफाई मामला है तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से बता रही हूँ, बहुत इजी वे में, जितना इजी वे हो सकता है, जितना निचोड़ होना चाहिए उतना मैं समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ से यूनिट का ध्यान रखना। देखो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, प्रतिरोध, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आपने 11th के अंदर भी पढ़ा है, इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, फिजिक्स में भी आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है। ये इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बोल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में ये रेजिस्टेंस बोल रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी चीजें ना थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं अपन, आर से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, ठीक है। हमने ये रेजिस्टेंस के लिए एक यूनिट बताई थी और आपने 11th में पढ़ाई होगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। और ओम का सिंबल कैसा होता है, ऐसे कुछ होता है, ये होता है ओम। रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक यूनिट जो होती है वो होती है ओम, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, देखो एक दो रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। चीजें को समझना है, मैं वापस बोल रही हूँ क्या क्या डिफरेंस। रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और उसी का एक रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे।
रजिस्टिविटी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, और एक पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। इसको ध्यान रखना, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, इसको समझ लोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स में कहीं पे भी मिस्टेक नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे नहीं वीडियो छोड़ के भाग जा रहे हो, भागना नहीं, किसी चीज से भागोगे ना तो फिर वो समझ में नहीं आएगी। जब उतना टाइम दे रहे तो भी मुश्किल हो रहा है पढ़ने में, तो भागने का नहीं, पढ़ने का। और बता रहे हैं, ये देखो रेजिस्टेंस बताएंगे, फिर रजिस्टिविटी बताएंगे, फिर कंडक्टेंस, फिर कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी। अब इसको ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप इसको ध्यान रखना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं? और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। इसको ध्यान रखना कि वर्ड लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, सिर्फ कंडक्टिविटी बोल रहा है या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल रहा है। ये चीजें क्लियरली ध्यान रखना। लगता सब चीजें एक जैसी है, लेकिन एक जैसा कुछ भी नहीं। इस दुनिया के अंदर एक जैसा कुछ भी नहीं है, आपको पता है, बस आपको कंफ्यूजिंग कंडीशन में रहते हो आप। रेजिस्टेंस अलग है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग है, जिसका दूसरा नाम रजिस्टिविटी है। कंडक्टेंस अलग है, कंडक्टिविटी अलग है, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोले एक ही बात, मतलब कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ही। ये कंडक्टेंस है, सॉरी, कंडक्टेंस। क्लियर है? अब हमने क्या बोला कि रेजिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। और रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध। वो कह रहा है कि भैया हम इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ हम किसका बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक का बोल रहे हैं कंडक्टेंस। ये बोल रहा है आयंस का फ्लो नहीं होने दूंगा, करंट का फ्लो नहीं होने दूंगा। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मत होने दे भी, है ना। अब देखो, ये तो हमने रेजिस्टेंस देख लिया। अब देखो दूसरी चीज आती है रजिस्टिविटी। क्या आती है? रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी का जो सिंबल होता है ना, वो होता है रो। क्या होता है? रो, रोने वाला। क्या बोलेंगे? रो, आर ओ, रो। और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये रो। क्लियर है? अब देखिए, अब जो रजिस्टर, ये रो जो होता है ना, वो क्या बोलता है कि रो किसको बोलेंगे? बस आर तो ये बता दिया। ठीक है, ओम का जो रो है, अब देखिए ये जो रो बोले तो रजिस्टिविटी, ये कैसे मिलेगा कि हम ये बोल रहे हैं कि जो रजिस्टिविटी है ना, जो रुकावट है, वो जो लेंथ और एरिया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं ऐसे लिख सकती हूँ अलग अलग, कि जो रजिस्टिविटी है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, उसको समझते जाना। ठीक है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बोले तो लंबाई, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। अब तो इसको मैं साथ में कैसे लिख सकती हूँ? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अब पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। एक्चुअल में ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है? रो। ये कौन है? रो। तो मैं इसको जैसे कांस्टेंट हटेगा, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट बनेगा, और उस कांस्टेंट को क्या बोल दिया हमने बोला रो। और रो कौन है? रजिस्टिविटी। ये कौन है? रजिस्टिविटी। अब रो को कैसे निकालेंगे? तो रो को कैसे, देखो कभी भी कोई चीज आपको लगता है ना कि कौन किधर जाएगा, आप जस्ट कुछ नहीं, इनको ये रो है, ये किससे इंटू का? आर ए अपॉन एल। तो देखिए ये कौन है? रो। रो को हम कैसे लिख सकते हैं? रो का ये तो फॉर्मूला हो गया पूरा रेजिस्टेंस का, रजिस्टिविटी बोले तो रो। तो आर किससे इंटू हो जाएगा? आर इंटू ए से इंटू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एल, एल बोले तो लेंथ। क्लियर है? अब देखिए इसको समझिए। अब आप इसका यूनिट करते हैं, किसका? रो का। या ऊपर लिख देते हैं, देखो वापस फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, आर इक्वल टू, नहीं सॉरी, रो इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है,
ऐसे लिख दे, क्या दिक्कत है? क्लियर है? यहां से मैं मिटा दूं। ओके, अब देखिए रो में, रो का अपने को यदि सिंबल लिखना पड़े तो आर इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या? ओम, हमने लिख दिया ओम। क्लियर है? अब देखिए ए क्या है? एरिया। एरिया किस में आएगा? स्क्वायर में आता है ना, जैसे सेंटीमीटर किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ किस में होती है? सेंटीमीटर। किस में होती है? सेंटीमीटर। क्लियर है? तो रो बराबर क्या हो जाएगा? देखो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, कट गया, ठीक है। पीछे कितना बचा? 1 बचा, तो हम इसको लेंगे ओम सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? ओम सेंटीमीटर। ओम इंटू सेंटीमीटर। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? रो सॉरी ओम इंटू, इसको क्या लिख देंगे? मीटर। बस कुछ भी नहीं है ना, इधर हमने सेंटीमीटर में लिखा, इधर मीटर में किया। अब देखो समझिएगा, आपको सेंटीमीटर में भी वैल्यू मिल रही है और मीटर में भी मिल रही है। हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया तो एक छोटा सा डब्बा ही तो लिया, एक कंटेनर ही तो लिया। कोई बड़ा सा फैक्ट्री के अंदर कोई बड़ा कोई ऐसा टरबाइन तो लगा के तो बनाया नहीं। हम तो नॉर्मल नॉर्मल छोटे छोटे डब्बे बताए कि इस डब्बे के अंदर हमने इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस किया है ना, इस तरह से गैल्वेनिक सेल बनाए, जो भी था इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर बनाए। अब हमने कोई बहुत बड़ा मीटर तो नहीं लिया ना। तो देखो ऐसा यूनिट, कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा यूनिट इसका सेंटीमीटर है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसकी ऐसा यूनिट सेंटीमीटर में आएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम नॉर्मली ये यूज करेंगे, कौन सा? सेंटीमीटर वाला यूज करेंगे, ओम इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में हम यूज नहीं करते जनरली। उसका कारण है कि हम छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर ही पूरा रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर हम ये वाला ज्यादा लेना प्रीफर करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब देखिए इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चलो ये इलेक्ट्रोलाइट है, जो लिक्विड सॉल्यूशन है ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। और ये कौन है? इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड बोले तो रोड है, और ये कौन है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रो गलत लिख दिया, स्पेलिंग लाइट। ओके, अब देखिए ये जो मेटल हमने लगाई है यहाँ पे, जो भी बैटरी वैटरी जो भी है, ठीक है। आप समझदार हो, पढ़ाते पढ़ाते डब्बे बना बना के तो आपको लगता है कि मैंने बोर्ड को कितनी बार बनाए होंगे ये डब्बे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये रोड है, इन दो के रोड के बीच का जो डिस्टेंस है ना, एक्चुअल में ये लेंथ है। ये क्या है? लेंथ है। ये जो एल बता रहे हैं ना कि ये एल है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, बीच की लंबाई एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कितना मोटा है या कितना पतला है, ये क्या है? इसका एरिया। दिस इज द एरिया। दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस लेंथ है, और इलेक्ट्रोड की जो मोटाई है या कितना मोटा है या कितना पतला है, जो भी है वो क्या है? उसका एरिया। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। कहने का मतलब है कोई भी हम सेल बना रहे हैं, कोई भी हम सेल बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड की एरिया और उसकी लेंथ क्या होती है? फिक्स होती है। सेल का वो सेल कांस्टेंट होता है। इसको आप लोग उतार लीजिए, ये जो भी है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे इसको बता पाऊं, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए। अब कि हम कहां तक डिस्कस किया था, हमने लिखा था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, और इसको हमने क्या लिख दिया? हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आया जो रो है, और ये एल अपॉन ए। इसकी यूनिट हमने, सॉरी ये रो ही अपने को फाइंड आउट करना, तो रो इक्वल टू हमने क्या लिखा? आर ए अपॉन एल। तो इसकी यूनिट हो गई ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि हमने बोला कि जो सेल है उसका लेंथ भी फिक्स है, उसका एरिया भी फिक्स है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है, ये बीच का जो डिस्टेंस है वो लेंथ हो गई, और ये इसका एरिया हो गया, ठीक है।
अब इसको समझिएगा आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल ऐसे कैसे टेढ़ा बन गया मेरे से, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये जो लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसका लेंथ और एरिया क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी सेल के लिए, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, सेल कांस्टेंट। अब यहां पर आप समझना कि सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया है जी स्टार से, किसे, जी स्टार से। जो कंडक्टेंस पढ़ेंगे ना, ठीक है, और कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर भी जी आएगा। जो कंडक्टेंस होता है ना, उसको सिर्फ कंडक्टेंस को सिर्फ जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखना। ये जी स्टार है और यही आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जी स्टार किसको बोलेंगे, सेल कांस्टेंट को। किसको, सेल कांस्टेंट बोले तो जी स्टार। जैसे यहाँ पे बोला ना रेजिस्टिविटी रो है, वैसे जो सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी स्टार से। क्लियर है। अब ये क्या होगा, ये डिपेंड कर रहा है लेंथ अपॉन एरिया पे। किस पे, लेंथ अपॉन एरिया पे। क्लियर है। अब देखो इसका मतलब सेल कांस्टेंट डेल जी स्टार इक्वल टू लेंथ, किसमें लिया हमने, सेंटीमीटर में। ओके, और ये किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये यहां से कटेगा और इसकी वैल्यू क्या जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका यूनिट क्या होगी, सेल कांस्टेंट की यूनिट होगी सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/सेंटीमीटर, एक ही बात है। ये होता है सेल कांस्टेंट, जो किसी भी सेल के लिए फिक्स होता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। इट इज द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट। कलर जो करंट होता है, करंट के फ्लो को क्या करता है, हिंड्रेंस करता है, ठीक है, उसको रोकता है। क्लियर है। ये होता है रेजिस्टेंस। अब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको क्या बोला है, रेजिस्टिविटी, और जिसका सिंबल क्या है, जिसका सिंबल है रो, आपको बता दिया। अब इसका मतलब जो एरिया है ना, सॉरी जो रेजिस्टेंस है ना, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा वैसे एक कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट कौन है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। और ये एल क्या है, ये एल है दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, अभी आपको क्लियर करके बताया था। और एरिया क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, कहने का मतलब कितना मोटा है या कितना पतला। अब देखो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इसका मतलब रुकावटें कितनी ज्यादा आएगी, इसको समझिएगा। रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक काम चल रहा है, ठीक है, और उसका तार सब जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम्स है उनका तार इतना सा फिक्स रखते हैं कि हाँ इतना तार है। इसका मतलब इतना करंट, जब तक जितनी ज्यादा लेंथ होगी ना, तार की जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब उतनी ज्यादा रुकावट है, और जितनी ज्यादा रुकावटें आएगी इसका मतलब करंट ज्यादा खाएगा। भाई करंट का फ्लो तो करना पड़ेगा ना, करंट तो उसको इलेक्ट्रिक आइटम्स को देना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ना, मीटर उतना ज्यादा घूमेगा, बिल उतना ज्यादा आएगा। तो जो तार लेके, लंबा तार लेके घरों के अंदर जो आज तक कभी काम होता है ना, जितना भी वेल्डिंग वगैरह का काम, पड़ोसी के घर से तार लेके आ गए, वहां पे लगा दिया, या अपने ही घर में दूर ले जाके तार को, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट का, और आप कुछ उसका काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी काम कर रहे हो, तो तार जितना ज्यादा लंबा होगा ना उतना ज्यादा करंट खाएगा। कहने का मतलब तार जितना लंबा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। इसका मतलब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, प्रतिरोध उतना ज्यादा, कंडक्टेंस उतना कम। और कंडक्टेंस जितना कम तो करंट तो ज्यादा खाएगा ना, और ज्यादा खाएगा तो ज्यादा बिल आएगा। ज्यादा बिल का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब ये लेंथ पे डिपेंड करता है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हमने ये बोला कि एल अपॉन ए, एल अपॉन ए क्या है, सेल कांस्टेंट है। कोई भी सेल है उस सेल का सेल कांस्टेंट फिक्स होता है। तो ये एल अपॉन ए, लेंथ हम किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर काटा तो ये क्या बन गया, सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स या 1
अपॉन सेंटीमीटर। क्लियर है? अब क्या लिखा है, सेल कांस्टेंट फिक्स्ड फॉर द गिवन सेल, जो भी सेल देंगे उस सेल का जो सेल कांस्टेंट होगा बोले तो उसकी लेंथ है, उसका एरिया क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन यदि सपोज कीजिए इफ एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड आर गिवन डिफरेंट, यदि आपने क्या किया, मतलब आपको जो सेल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, उस दोनों इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ज्यादा पतला है और एक इलेक्ट्रोड थोड़ा सा कंपेरेटिवली मोटा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। तो देखिए इसका मतलब हम दोनों में यदि दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनका एरिया दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे दोनों का कॉमन ले लेंगे। जैसे कि देखिए इफ एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड आर गिवन डिफरेंट सो टेक द कॉमन एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इफ एरिया वन इलेक्ट्रोड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक का जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों बोला, क्योंकि एरिया किस में लेते हैं, स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर हो चाहे मीटर स्क्वायर में। आपको पहले भी बोला कि हम किस में करेंगे, हम सेंटीमीटर में करेंगे, हम छोटा सा डब्बा लेके ही चलते हैं, ठीक है। तो कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इफ एरिया वन इलेक्ट्रोड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अदर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर देन टेक कॉमन एरिया, इसका दोनों का जो कॉमन ले लेंगे, कॉमन 8 आ जाएगा, तो हम उसका एरिया कितना लेंगे, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होगा, वो होगा एरिया इनटू लेंथ। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया किसके अंदर है, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ओके, इनटू लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में। इसका मतलब वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ नहीं, इसका मतलब वॉल्यूम कितने के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम को, एक वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, क्योंकि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, ये 1 ml के इक्वल होता है। 1 ml इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि वॉल्यूम है, ml में भी ले सकते हैं और लीटर में भी ले सकते हैं, तो जनरली हम छोटी यूनिट लेना पसंद करते हैं, तो ml में लिया तो 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रो बोले तो रजिस्टिविटी, रो बोले तो रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको बोला था वॉल्यूम की बात करेगा, वो क्या करेगा, 1 ml की बात करेगा, किसकी बात करेगा कि 1 ml के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में कितने करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, 1 ml की बात करेगा। बोले तो जो रो होता है, जो रजिस्टिविटी होती है, उसको वॉल्यूम से मतलब है, और वहां पे वॉल्यूम किस में ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, बोले तो 1 ml की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस को वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज बता रहे हैं, रेजिस्टेंस को वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रजिस्टिविटी को लेना देना है वॉल्यूम से। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। टीवीटी क्लियर है, इसको समझना। जैसे हमने रेजिस्टेंस बोला, रजिस्टिविटी बोला ना, अब यहां पर शॉर्ट के अंदर उसी से रिलेटेड है, इसको ध्यान से देखिएगा। हमने बोला आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जैसे इसको हटाया वैसे रो एल अपॉन ए मिला, ठीक है। रो बराबर क्या हो गया, आर ए अपॉन एल, यही तो था। और हमने ये बोला कि जो एल, ये वाला इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए क्या था, जी स्टार, क्या था, जी स्टार। कहने का मतलब है जी स्टार क्या था, जी स्टार बराबर एल अपॉन ए। ये चीजें आपने डिस्कस की। अब इसी से रिलेटेड देखना, देखो सबसे पहली चीज क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस, क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को देखो रिप्रेजेंट करते हैं जी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। लेकिन ये सेल कांस्टेंट, इसको ध्यान रखना, आपको पहले भी बताया कि जी स्टार इज सेल कांस्टेंट, बट कंडक्टेंस का जो सिंबल होता है वो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। क्लियर है?
कंडक्टेंस बोलता है कि जितना कम प्रतिरोध होगा ना, ऑब्वियसली करंट का फ्लो कब होगा, करंट का बढ़िया फ्लो कब होगा, जब कंडक्टेंस बढ़िया होगा। ठीक है, इसका मतलब रुकावटें जिंदगी में कम होगी। तो ये बोल रहा है कि जो कंडक्टेंस जी है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। कहने का मतलब है जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम कंडक्टेंस होगा, या फिर यूं बोल सकते हैं जितना ज्यादा कंडक्टेंस उतना कम रेजिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो अब देखिए, जो ये आर है, आर का यूनिट हमने क्या लिखी थी, ओम। क्या लिखी थी, ओम। ठीक है, अब ये तो 1/r है, तो जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 1/रो। रो ऊपर जाएगा तो रो इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब कंडक्टेंस का फॉर्मूला या कंडक्टेंस की यूनिट जो होती है, फॉर्मूला ये रहा, और इसकी यूनिट है ओम इनवर्स। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स। ठीक है, अब इसको आपको कौन कौन सी फॉर्म मिल सकती है, क्या ओम इनवर्स नहीं आया तो इसको देखो दूसरा नाम क्या है इसका, इसका दूसरा नाम है मो, MHO, मो। और क्या से इसको बोलते, साइमन भी बोल सकते हैं या सीमेन भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो भी ये ओम इनवर्स को ही बता रहा है। मो बोल रहे हैं तो भी ये ओम इनवर्स ही है। साइमन या सीमेन जो भी बोलते हैं, सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, कोई इसको सिमन बोलते हैं, कोई इसको साइमन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी किसको, ये इसी को इंडिकेट कर रहा है। ये भी ओम इनवर्स को, ओम इनवर्स लिखो चाहे मो लिखो चाहे साइमन लिखो, एक ही चीज है। क्लियर है? इसका मतलब ये सारी यूनिट किसकी होगी, ये कंडक्टेंस की। यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ओम इनवर्स है, मो भी लिखा साइमन भी लिखा तो सब होंगे। इसका मतलब इसके बहुत सारे नाम है, घर के नाम अलग, पड़ोसी अलग बोलते हैं ना, मम्मी अलग बोलती है, वैसे वाला हो गया ये ओम इनवर्स। क्लियर है? क्या है, कंडक्टर इज द मेजर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू मटेरियल। इसका मतलब मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहा है ना, उसको क्या बोल रहे हैं, कंडक्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। कंडक्टेंस का मतलब है क्या वो फ्रीली मूव कर रहा है, क्या उसके अंदर फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स का या आयंस पास हो रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। और यदि वो बहुत अच्छे से पास हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका कंडक्टेंस क्या है, बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टेंस किसका होता है, चांदी का सबसे अच्छा कंडक्टेंस होता है। ठीक है, उसके अंदर जो करंट की स्पीड होगी ना, वो बहुत तेज होगी, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर बहुत ही स्पीड से चलेगा। लेकिन हम चांदी का तार यूज क्यों करते हैं, तांबे का इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है चांदी। अब तो बहुत ज्यादा भाव बढ़ गए, पता चला कि घरों के अंदर वो जो तार लगाए हैं वो चांदी के, वो दूसरे दिन गायब हो रहे, इसलिए वो मेटल ज्यादा महंगी वजह से हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हर कोई क्या, क्योंकि उनको पता है कि चोर तैयार बैठा है, उसको पता है कि अंदर वायरिंग किसकी हो रखी, चांदी की हो रखी, तो रात रात में ही सारे गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कितनी स्पीड से पास कर रहा है। क्लियर है? ये होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट याद रखना, ये जो कंडक्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। क्लियर है? आपको एक चीज और साइड में लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये छोटा सा एक डब्बा बना लेते हैं। हमने क्या लिखा, सबसे पहले किसकी बात की थी, रेजिस्टेंस की। ओके, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या बताया था, रेजिस्टेंस का उल्टा बताया था वन, बोले तो सॉरी, कंडक्टेंस का कौन है कि रेजिस्टेंस का उल्टा। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे कंडक्टेंस को हमने किसे रिप्रेजेंट किया था, जी से। किसे रिप्रेजेंट किया था, जी से। और जो कंडक्टिविटी बोलो चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसको कपा, कापा, क से रिप्रेजेंट करते हैं। क बोले तो यहाँ पे बोलेंगे कापा, KAPPA, कापा। ठीक है, कापा क्या कहता है, ये कहता है भैया ये स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है ना, उसका उल्टा। अब देखो, अब आएगा मजा पूरा। सबसे पहले रेजिस्टेंस पढ़ा था, पढ़ लिया बहुत अच्छे से। रो पढ़ लिया था, कंडक्टिविटी पढ़ लिया था, पढ़ लिया बिल्कुल। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है,
रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या है? कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक जो रजिस्टिविटी है या फिर रेजिस्टेंस है उसका उल्टा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक वाले के साथ स्पेसिफिक, नॉर्मल वाले के साथ नॉर्मल, इतना सा ध्यान रखना। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे कापा से, कापा, का डबल पा। तो क्या लिखेंगे? इट इज इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसका मतलब कापा, कापा 1/रो, बिल्कुल 1/रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? कंडक्टेंस। कंफ्यूज नहीं होने का, साफ क्लियरली बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होने का। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को कंडक्टेंस ही बोलेंगे, ठीक है। ये है कंडक्टिविटी, जिसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अपन ने जो रो लिखा ना, उस रो का फॉर्मूला यहाँ फिट करते थे। रो बराबर क्या लिखा था? देखो, ये रो का फॉर्मूला आर है, ये नीचे है ना, तो हमने भी नीचे लिख दिया आर है। ऊपर कौन जाएगा? एल। तो इसका मतलब ये ऐसा हो गया है क्या? एल, ओके, सही है। 1/r L/A, ये क्या बन गया? ये बन गया। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कापा इज इक्वल टू L/RA, ठीक है। 1/r क्या है? 1/r क्या है? जी। क्या है? जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो यहां पर बताया 1/r इज जी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कापा इज इक्वल टू 1/r, क्या लिखा हमने? हमने लिखा इधर जी। जी कौन है? कंडक्टेंस। L/A कौन है भाई साहब? L/ सेल कांस्टेंट जी स्टार। ओ भाई जी जी, ए भाई जी जी, तू तो डाबरिया ने दिमाग खराब कर दी। देख, जी इंटू जी स्टार, ये क्या बोल रहा है? कप्पा, कप्पा बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो कापा इज इक्वल टू जी कौन था भैया? जी था कंडक्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन कई बार रिलेशन पूछ लेते हैं। एग्जाम में तो शाना बहुत शाना होता, बोले बच्चों को फंसाना है और बहुत अच्छा वाला फंसाना है। कंडक्टेंस, वहां कंडक्टिविटी कुछ ही दे देगा। अब कंडक्टिविटी तो इधर है ना, फॉर्मूला इधर ये दे देगा, या कुछ भी पूछ ले रहा भाई, क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेता है। अपने हिसाब से सब बढ़िया रेडी रखो, ठीक है। जी स्टार कौन है? सेल कांस्टेंट। आपको अभी बताया था कि भैया ये अपना सेल कांस्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, बोले जीजी, जीजी स्टार, जीजी का बन गई, स्टार बन गई, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये अपना भी फॉर्मूला आया, लेकिन फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, वो तो यूनिट पूछ लिया। तो अरे भैया ये भी थोड़ा मामला टेढ़ा, ओके, कोई टेढ़ा वेढ़ा नहीं, अपन अभी सीधा कर देंगे, ठीक है। अब इधर से देख लेते हैं भैया, देखो 1/r, 1/r बोले तो r का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसका उल्टा है ना, इसको क्या कर देंगे? ओम इनवर्स। हो रहे भैया, ओम इनवर्स। एल क्या है? एल लेंथ है, ओके। सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर, 1/सेंटीमीटर है, ओके। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आपको बोला था ओम इनवर्स को मो भी बोल सकते हैं, साइमन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको ऐसे बोल सकते हैं, मो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना छापना है ना छाप लीजिए, ये बहुत ही काम आने वाली चीज है। ये और ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वापस चीजें समझा रही हूँ, 2 मिनट के, ये उतार लीजिए ताकि मैं बोर्ड पे वापस लिख कर रिवाइज करवा देती हूँ। इसको छाप लीजिएगा, वापस एक बार बता देते। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, आर इक्वल टू रो L/A, ठीक है भैया। रो क्या हो गया? RA/L, ओके। इसकी यूनिट क्या होती है? रो आर की यूनिट होती है, आर की यूनिट होती है ओम, ठीक है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब अपने को क्या निकालना, ये हो गया आर, ओके, और ये हो गया रो, रो क्या हो गया, रो की यूनिट ओम, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, इसका मतलब ये हो गया ओम सेंटीमीटर। क्लियर है, ये ओम हो गया। अब इधर हमने क्या बात की थी, किसकी बात की थी, कंडक्टेंस की बात की थी। और यहाँ पे एक चीज वो सेल कांस्टेंट भी लिख लेते हैं कि एल अपॉन ए बोले तो सेंटीमीटर इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, इसका उल्टा, इसका उल्टा 1/r, आर का उल्टा, तो ये क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया ओम इनवर्स, इधर ओम था इधर ओम इनवर्स हो गया। अब इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा कापा, काका, काका अपन काका है ना, कापा को काका याद रख लेना, ये काका सा है ना, ये काको सा है, जो कोई रो है उल्टा है, वाला सा कर दिया 1/रो, ठीक है। अब देखो, अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है ये जिसकी भी यूनिट है, जो भी हमने रो की यूनिट निकाली ना, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका मतलब ये हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, बस कुछ नहीं, इसका उल्टा है, ये भी तो इसका उल्टा है तो इनवर्स कर दिया, ये भी इसका उल्टा इनवर्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक हमने आपको समझा दिया है, ये पूरा शॉर्टकट बता दिया। फिर हमने आपको ये भी बताया के इज इक्वल टू जिज्जी और जिज्जी और जिज्जी स्टार। ये देखो भैया, ये कंडक्टेंस है, ये सेल कांस्टेंट है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है, फॉर्मूला भी याद रखना है, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसका भी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर मेरे को सबसे फेवरेट चैप्टर लगता है यूं देखे तो, क्योंकि ना उसके लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है ना, और दिमाग लगाना पड़ता है, फिर लगता है कि रिलेशन कितने तगड़े वाले हैं। क्लियर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के अंदर डिफरेंस है, उसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आगे वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है ना यहाँ से क्लियर होंगे। कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टेंस पढ़ा, कंडक्टेंस क्या बोलता है, कंडक्टेंस बोलता है इलेक्ट्रॉन, बोले तो सड़क पर गाड़ी कितनी स्पीड से दौड़ रही, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो को बता रहा है कि फ्रीली कितना मूव कर रहा है, अपने मन मर्जी से कितनी स्पीड लगा रहा है, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। लेकिन कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी ये बोलता है कापा, अपने काका कहीं कहवे, काका कहवे कि कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, अरे भाई साहब इसने क्या बोल दिया, कंडक्टिविटी ने क्या बोल दिया, कंडक्टिविटी बोला कि भैया ठीक है कंडक्टेंस है, गाड़ी को दौड़ा रहे हो सड़क पर, लेकिन यहां से वहां तक ही जाना चाहिए, मतलब अपना एक फिक्स एरिया, कुछ सामान मंगवाते हैं ना कि भैया बेटा जाके दुकान से सामान लेके आ जाए, तो फिर अब सामान लेने जा रहा है, दुकान कितनी दूर है, तो उसने एक लिमिट तय कर दी कि यहां से तेरे को दुकान तक ही जाना है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाना। अब तुम्हारी इच्छा होगी कि तुम्हें जाना है, तो वो काम नहीं करेगा, कहने का मतलब है रूल इज रूल, उसने बोला कि वहां तक जाना है, मतलब एक पर्टिकुलर एक वॉल्यूम दे दिया कि वहां तक ही जाना है, आप चाहे वहां तक आप कितनी भी स्पीड दौड़ाओ, आपकी मर्जी, आप अपनी गाड़ी की जो स्पीड है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, धीरे चलानी है या तेज चलानी, इसका मतलब कंडक्टेंस तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि भैया एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होना चाहिए, और वॉल्यूम आपको क्या बताया था, वॉल्यूम एक सेंटीमीटर क्यूब का बताया था। वॉल्यूम क्या होता है, वी बराबर क्या बोला था, लेंथ इंटू एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml, या फिर इसको 1 cc भी बोल सकते हैं, 1 cc बोले सेंटीमीटर क्यूब को बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 cc बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। इसका मतलब ये बोल रहा है कि हमें 1 ml के अंदर, उसने बोला कितना देखना है, उसने एक एरिया तय कर दिया, एक वॉल्यूम तय कर दिया कि इतने वॉल्यूम के अंदर कंडक्टेंस कितना स्पीड से हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, हमें ये चीज देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ से वो दुकान तक गया है, आगे भीड़ हो गई तो उसने स्पीड कम कर ली या ज्यादा कर ली, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमने तो पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात की, और ये आगे बहुत काम आएगा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कंडक्टेंस का, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टेंस तो कह रहे दौड़ा, गाड़ी को दौड़ा तू, अनगिनत फ्रीली मूव कर, कंडक्टिविटी उस पर एक लिमिट तय कर रहा है, एक एरिया तय कर रहा है, एक बाउंड्री तय कर रहा है कि भैया तुझे जो गाड़ी दौड़ानी है ना, तुझे जो करंट का फ्लो करना है ना, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में करके बता तू मुझे, उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, उसमें उसकी स्पीड क्या हो रही, वो चीज बताना।
ये डिफरेंस है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का। क्लियर है? इसका मतलब कंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं? कंडक्टेंस बराबर कापा इंटू वॉल्यूम। ये है कपा, काका, काका क्या ये है? काका है अपने कंडक्टिविटी, बोले तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ लेना बच्चों। ये आपके जो कोल्डहाउस का जो लॉ आएगा है ना, ओंसगर वो ओंसगर इक्वेशन आएगी, उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कब डाइल्यूशन होगा, तो डाइल्यूशन होगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगी या घटेगी, उसको ध्यान रखना कि ये पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है। कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है कंडक्टिविटी। है बोले तो कापा, कंडक्टिविटी बोले तो कापा। जो कापा है वो डिपेंड्स कर रही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के। भाई जो आपने सॉल्ट के अंदर जो वाटर ऐड किया है, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी बताया था कि जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म दो बताई थी, एक कॉन्सेंट्रेटेड और एक बताया था डाइल्यूट। तो डाइल्यूट के अंदर पानी ज्यादा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर पानी कम, यही तो बताया। तो अब देखिए इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो या डाइल्यूट ले रहे हो, इसके लिए कपा इज डिफरेंट। कपा क्या हो जाएगा? डिफरेंट, डिफरेंट हो जाएगा। कापा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग, सॉरी स्ट्रॉन्ग क्या, कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग होगा और डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग होगा। देखिए स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या होगा, जैसे ये वही हमने कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर कौन है? कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ, और एक दूसरा एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या डाल दिया? हमने डाल दिया डाइल्यूट। अब देखो डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सोल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम, तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। जिसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा, देखो तो सोल्यूट क्या होगा? कम मात्रा में, इसके अंदर सोल्यूट, ये जो कौन है? ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाया हुआ है ना इसे टक 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 वाला, ये है सोल्यूट, ठीक है, ये कौन है? सोल्यूट। सोल्यूट बोले तो यहाँ आयंस को बताएंगे। यहाँ किसको बताएंगे? आयंस को, क्योंकि हम तो भैया आयंस के फ्लो को बता रहे हैं ना। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस है वो तो किसकी वजह से? आयंस की वजह से हो रही। अब यहाँ से समझना, ये है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, ये है डाइल्यूट। डाइल्यूट है इसका मतलब सोल्यूट ज्यादा, सोल्यूट बोले तो आयंस ज्यादा। यहाँ ये याद रखना, सोल्यूट का मतलब है यहाँ पे आयंस, आयंस से अपने को लेना देना है। क्लियर है? लेकिन आपको अभी एक चीज बताई थी, जो कंडक्टिविटी है कापा जो है, उसको वॉल्यूम से मतलब है। इसका मतलब उसको 1 ml से मतलब है। मान लीजिए ये 1 ml है, ये 1 ml है, इतना सा ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 ml लिया, इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कितना आया? एक। इसके अंदर कितना है? बहुत सारा है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है। ये पर्टिकुलर क्या है? ये 1 ml वॉल्यूम है। इतनी सी जगह की, इतना सा जगह की बात करेगा, इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने परसेंट है? बोला जितने आयंस प्रेजेंट हो गए तो वही तो कंडक्टेंस ज्यादा पैदा करेंगे। तो ये इतना सा एरिया, बोले तो इसको मैं 1 cc भी बोल सकती हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब भी, क्योंकि 1 ml किसके बराबर होता है? अभी बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब देखिए इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो कापा भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका कापा कंपेरेटिवली क्या होगा? कंपेरेटिवली बोल रही हूँ, कम होगा। इसका मतलब यहाँ कंडक्टिविटी कम है, नंबर ऑफ आयंस कम है, या नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, दैट मीन्स कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। या फिर मैं बोल सकती हूँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी तो दूसरा नाम है, वो भी बोल सकती हूँ। अब देखिए कि इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर है? तो यहां पर हमने 1 ml वॉल्यूम की बात की है, और अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से हम किसकी बात करेंगे? एक मोल की बात भी कर सकते हैं। मतलब इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस से हमें ये चीज पता चल गई, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। वो पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता है, तो वो वॉल्यूम जो है
वो एक मोल के लिए भी देख सकते हैं, एक ग्राम इक्विवेलेंट के लिए भी देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब एक नई कंडक्टेंस आएगी, मोल की बात करेगा तो मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और यदि वो ग्राम इक्विवेलेंट की वो बात करेगा तो वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक सोल्व कर लीजिए कि कहने का मतलब है कापा है, काका है, ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ द कापा। कापा क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर इसको बोल सकते हैं कंडक्टिविटी। क्लियर है। और ये किसके द्वारा हम मेजर करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा। किसके द्वारा? व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा। क्लियर है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जो आपके फिजिक्स में भी है, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या फाइंड आउट करते हैं हम? रेजिस्टेंस। क्या करते हैं? रेजिस्टेंस। अब देखिए यहां पर क्या किया, एक चार रेजिस्टेंस लिए, R1, R2, R3 और R4। क्लियर है। और यहाँ पे क्या है? गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग बताता है। और ये ऐसी क्या है? ऐसी बोले तो अल्टरनेटिव करंट। दो तरह के करंट होते हैं, एक डायरेक्ट करंट होता है, एक अल्टरनेटिव करंट होता है, एसी और डीसी। तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे? एसी, ठीक है। यहां से क्या कर रहे हैं? करंट का फ्लो हो रहा है। ओके। अब देखो यहां से जब करंट का फ्लो हो रहा है तो कुछ करंट R1 में जा रहा है, कुछ R2 में जा रहा है। इसके बाद में कुछ करंट है गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, कुछ R3 में जा रहा है। अब यहाँ से भी कुछ इसमें जा रहा है और वापस यहाँ से जुड़कर R4 में जा रहा है और यहाँ से करंट का इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब देखिए हमें सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज से हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस। क्या? कि कितनी रुकावट आ रही है, कितनी बाधा आ रही है। क्लियर है। हमने एक कंडक्टेंस सेल बनाया। कंडक्टेंस सेल जो बनाया उसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड बनाया, एक एनोड है और एक कैथोड है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दी, ठीक है। अब एक्चुअल में हमने बोला इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एक्वस वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है उसके अंदर हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया, ठीक है। अब पानी भर दिया और पानी के साथ में हमने जो भी साल्ट लिया है वो इसके अंदर डिसोल्व कर दिया। अब एक्चुअल में उस इलेक्ट्रोलाइट का हमें क्या फाइंड आउट करनी है? उसकी कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, उसकी कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम कर सकते हैं किसके थ्रू? व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम उसकी कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझिएगा कि उसकी कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जो सेल होता है उसका सेल कांस्टेंट फिक्स होता है, कहने का मतलब उसकी लेंथ फिक्स होती है, बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है, उसका एरिया फिक्स होता है। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बताएगा कि भाई ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इतना रेजिस्टेंस दे रहा है। क्लियर है। इसका मतलब तीन तो अपने को रेजिस्टेंस पता है और इस चौथे का हमने को रेजिस्टेंस पता करना है तो इसको व्हीटस्टोन से जोड़ दो और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? कंडक्टिविटी वाटर हैज जीरो कंडक्टिविटी, क्योंकि पानी की जो कंडक्टिविटी क्या होती है, उसका कंडक्शन क्या होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। तभी तो इलेक्ट्रोलाइट को उसके अंदर डाला जाता है ताकि उसका इंटरफेरेंस क्या हो? जीरो। सिर्फ और सिर्फ हम उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का ही पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कितना है। इसलिए हमने यहाँ पे कई बार पूछते हैं कंडक्टिविटी ऑफ वाटर का कितना होता है? जीरो कंडक्टिविटी होती है। सो इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करते हैं और एक्वस मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्वस मीडियम बनाते हैं क्योंकि वाटर का जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी जीरो और उसके अंदर पानी के अंदर हमने क्या डुबा दिया? इलेक्ट्रोलाइट, वही एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। इन इट दैट विल नॉट क्या करते हैं? गेट द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। फिर उसके बाद में वाटर की कंडक्टिविटी जीरो जो नोट कर लेंगे, जस्ट गेट कापा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट करने के लिए ही तो व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ते हैं। अब देखिए क्योंकि कापा क्या होता है? 1/ρ, सॉरी 1/ρ क्या? 1/r, और वही 1/ρ है। रो का फॉर्मूला हमने वही लिखा था ना, रो बराबर 1/r इंटू यही तो था RA डिवाइडेड बाई L, अभी बताया था। इसका 1/ρ भी बोल सकते हैं कापा और 1/r इंटू L/A, ये फॉर्मूला देखा था। इसका मतलब कापा से किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस यदि फाइंड आउट करना है ना तो इससे कर सकते हैं।
देखिए इसमें क्या लिखा है, टू कैलकुलेट द कापा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कंडक्टिविटी, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी विल टेक दी, क्या लेंगे, एक कंडक्टेंस सेल लेंगे, हमें वो सेल तो बनाना पड़ेगा ना, सेल बनाएंगे तभी तो उस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो किससे अपन उसको जोड़ते हैं, एक कंडक्टिव सेल से जोड़ते हैं, और अटैच इट विथ व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसको किससे अटैच करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से अटैच किया जाता है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये क्या लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, व्हीटस्टोन ब्रिज कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कैलकुलेट करता है, रेजिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो किसी एक का रेजिस्टेंस पता करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे चले जाइए, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इन व्हीटस्टोन ब्रिज देयर इज R1 R2 R4। देखो R1 R2 R4 इन ये नॉन है जिनका रेजिस्टेंस हमें पता है, और एक अननोन रेजिस्टेंस है R3 जो हमें फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कितना है। ओके, आर नॉन रेजिस्टेंस वी आर यूजिंग अल्टरनेटिव करंट सोर्स, और हम यहाँ पे जो करंट का सोर्स क्या डीसी यूज नहीं करेंगे, एसी यूज करेंगे। क्या करेंगे, एसी। नो डिपोजिशन ऑफ आयंस, नो आयंस इन द सॉल्यूशन, रिमेन्स कांस्टेंट, कापा रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब उसमें ये एसी क्यों यूज करें, ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है ना वो उसके अंदर फिक्स रहे, ठीक है। अब देखो व्हेन पोजीशन चेंज, यदि यहाँ पे R1 R2 है, इधर लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको, when position change R1 R2 R4 डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। ये गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। इसका मतलब वो बैलेंस है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब सही चीज है। मतलब आपने इधर कर दिया तो क्या हुआ, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज जीरो, नो करंट फ्लो थ्रू इट, कंडीशन कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये फॉर्मूला कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, ठीक है। और 1/r क्या बताया था, कंडक्टेंस, और L/A सेल कांस्टेंट। इसका मतलब ये सारी चीज कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट दोनों को जोड़ के ये क्या बना है, कपा, काका, ठीक है। और देखो अब इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो R1 वर्सेस R2, R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4, ठीक है। जिसका फाइंड आउट करना, R3 का इधर ले जाइए, इन दोनों को इनटू करके इसको डिवाइड कर दीजिए, और इस तरह से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब जो मेजरमेंट है कापा का वो हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है कि रेजिस्टेंस बता दिया, रेजिस्टिविटी बता दिया, कंडक्टेंस बता दिया और कंडक्टिविटी बता दिया। और कंडक्टिविटी को पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ भी आपको बता दी है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट के अंदर हम मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे, ठीक है।